Namaste and a very good afternoon. I am Susan from Apollo Hospital, Ahmedabad. Welcome once again to the talk show. Liver plays a very major role in our body by enhancing our digestive system. And we all know that consumption of alcohol disrupts the liver function and causes liver disease and even death. There is another factor that is invading the health of our liver and causing non-alcoholic fatty liver disease, also known as NAFLD. Today, as we all know, is the World Digestive Health Day. We are discussing an important liver disease called NAFLD, that is non-alcoholic fatty liver disease. This is not because of alcohol. So today we have with us our very own Dr. Apurva Shah, consultant gastrologist, hepatologist and endoscopist. Namaste, sir. Namaste. So, sir, let us start with today's discussion. What is the meaning of NAFLD? What is an emerging epidemic and important public health problem? Good afternoon. Thank you, Susan, for kind introduction. आज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे है। हर साल को 29 मई को ये मनाया जाता है। ये बेसिकली हेल्थ और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है उसकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। 2004 से ये दिन हर साल 29 मई को मनाया जा रहा है। आज हम ऐसे ही एक डाइजेस्टिव डिसीज़ है जिसकी बात करेंगे, जिसका नाम है NAFLD, मीन्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। इट इंक्लूड्स 2 or 3 stages of the diseases. We tell one by one. First is fatty liver. That means जब हमारे लिवर में फैट जमा होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशन होता है, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, वो उसका फर्स्ट स्टेज है। कई लोगों में ये जो फैटी लिवर है वो आगे जाके थोड़े सालों में NASH मीन्स नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस का रूप लेती है, जिसमें लिवर में चर्बी के साथ में लिवर में सूजन आना और उसमें कड़कपन होना या फाइब्रोसिस होना जैसी तकलीफ़ें होती है। ये जो नैश है वो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ डिसीज़ है। सम ऑफ द पेशेंट्स जो नैश है वो 10 या 15 सालों में आगे जाके सीरियस लिवर प्रॉब्लम डेवलप करते हैं, जिसको हमारी भाषा में सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। और दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम है हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा मीन्स लिवर का कैंसर। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सब डिसीज़ को एक साथ में इंक्लूड करती है। सो फैटी लिवर, नैश, सिरोसिस ऑफ लिवर एंड हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा जो फैट डिपोजिशन से होता है, ये सब रोगों का मिला के जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ कॉल्ड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। अब हम बात करते हैं ये क्यों इमर्जिंग एपिडेमिक है। हम जैसा कि जानते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। अभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, मोटापा या ओबेसिटी के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ में ये जो डिसीज़ है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़, उसकी भी मात्रा लोगों में बढ़ रही है। ये एक इमर्जिंग एपिडेमिक है। जैसे अभी कोरोना का एपिडेमिक या पैंडेमिक चल रहा है वो वायरस से हो रहा है, उसी तरह ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है वो फैट डिपोजिशन से होता है। ये कम्युनिकेबल नहीं है पर उतना ही डेंजर है और इससे कई ज़्यादा डेथ भी हो रहे हैं। ऑलमोस्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सीरोटिक पेशेंट्स नाउ वर्ल्ड वाइड। इसलिए ये जो NAFLD है वो बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यू है। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक साइलेंट डिसीज़ है जिसमें इनिशियल स्टेजेस में दर्दी को कोई लक्षण होते नहीं हैं। हेल्थ चेकअप या कोई अलग आप टेस्ट करा रहे हैं उससे ही मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट को ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सर। सर, अभी आपने जैसे बोला है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में, तो उसके लक्षण क्या है और उसके अर्ली साइंस क्या है जो हर एक दर्दी को मालूम होना चाहिए, नहीं तो लोगों को मालूम होना चाहिए? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स हैं हमारे वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब उनको कोई लक्षण नहीं होता है। जब वो कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं या पेट के दूसरी तकलीफ़ के लिए जब पेट की सोनोग्राफी कराते हैं
तो उस रिपोर्ट में वो ब्लड टेस्ट में या तो लीवर के जो एंजाइम्स रहते हैं वो इंक्रीज पाए जाते हैं, SGPT बोलते हैं हमारी भाषा में, SGPT और SGOT, ये ब्लड में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा है कि सोनोग्राफी में फैटी लीवर टर्म करके आता है, मीन्स फैट का डिपोजिशन जो होता है लीवर में। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो इंसिडेंटली नॉर्मली पाई जाती है। तो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है वो एसिम्प्टोमेटिक है। कई दर्दी में फटीगेबिलिटी मतलब थकावट होना, पेट में ऊपर के एंड पे राइट अपर क्वाड्रेंट में थोड़ा सा माइल्ड पेन होना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। फ्यू ऑफ द पेशेंट्स, 5% पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनमें इनिशियल लक्षण नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली सिरोसिस डेवलप करके आते हैं। सो सिरोसिस के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पेट में पानी भरना, पीलिया होना, खून की उल्टी होना, वो डायरेक्टली उसके साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पहले ये डिसीज़ 10 या 15 साल तक साइलेंट रहता है। और कई पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली लीवर कैंसर के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिनको पहले कोई भी बीमारी नहीं होती है। वो आके बताते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था पहले, ये थोड़े से दिन से ही तकलीफ चालू हुई है। सो ये एक साइलेंट डिसीज़ है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। यस सर, हम आजकल देखते हैं कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब एक ही कुर्सी पर बैठ के अपना सब समय बिताते हैं, या जंक फूड का जनरेशन इधर बहुत बढ़ रहा है आजकल। तो व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ दिस डिजीज़? ओके, तो हम ये होने के कारण जान रहे हैं कि ये होता क्यों है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ या लीवर में फैट की जमावट होना। सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम का टर्मिनोलॉजी है, जो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसीज़ को एक साथ में इनकॉर्पोरेट करता है। तो उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें एक है ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी जिसमें वेस्ट सर्कम्फरेंस ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है, जो हमारे ब्लड के फैट का एक टाइप है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ है डायबिटीज़ होना। चौथा फैक्टर है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। और पांचवा फैक्टर है LDL करके, जो भी एक ब्लड का फैट का टाइप है, वो कम होना। सो ये जो 5 कंपोनेंट मैंने बोले हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं, सो जिन लोगों को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होता है, कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होते हैं, वो लोगों को ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब ये लोग रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डेवलप करते हैं। पर इंडिया और एशिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओबेस पेशेंट होते हैं उनको ही ये लीवर का रोग होता है। जो लीन होते हैं उनमें भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ पाया गया है, जिसमें कई जेनेटिक म्यूटेशंस फैक्टर्स है जो उसमें रोल प्ले करते हैं। लीन नैश बोलते हैं हमारी भाषा में उसको। सो ओबेस पेशेंट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है, पर लीन पेशेंट्स में भी ये हो सकता है। सो ये कई फैक्टर्स है जिनकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ होता है। जैसे आपने कहा कि इंडिया और एशिया में ये ज़्यादातर पाया गया है, तो वो लगभग कितना कॉमन है? ओके, अगर हम परसेंटेज या कॉमनिटी की बात करें तो रिसेंट स्टडी के अनुसार एशिया में इसकी जो प्रिवलेंस है वो 33% है। मतलब 100 दर्दी में से 1/3 पॉपुलेशन फैटी लीवर से पीड़ित है। और इंडिया की बात की जाए तो उसमें भी रिसेंट जो स्टडी पब्लिश हुई है उसमें अलग अलग रीजन में, इंडिया में नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्टर्न में अलग अलग पोर्शंस में NAFLD है। पर नॉर्थ इंडिया में रिसेंट स्टडी में यंग लोगों में वो उसका प्रिवलेंस अप्रॉक्सीमेटली 53% जितना हायर पाया गया है। सो फ्रॉम 9 to 50% इज़ द प्रिवलेंस इंडिया में जो है वो डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग है, जो बहुत ही ज़्यादा माना गया है। हाँ सर, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है जिसमें ये फैटी लिवर ज़्यादा इफेक्ट करता है, और व्हाट सिम्टम्स रिक्वायर इवैल्यूएशन कब करना होता है इसमें? ओके, सो पहले हम बात करते हैं एज की। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका रिस्क है वो बढ़ता गया है। पर जैसे मैंने बताया कि रिसेंटली यंग पॉपुलेशन में भी NAFLD काफ़ी मात्रा में पाया गया है रिसेंट स्टडीज़ में। और पीडियाट्रिक की बात की जाए तो स्टडीज़ इंडिया में कम है, पर जितनी स्टडीज़ हुई है उसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी, मतलब चिल्ड्रन में भी ये रोग की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। मतलब जो ओबेस चिल्ड्रन होते हैं, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है, वो चिल्ड्रंस में भी ये डिसीज़ होने की शक्यताएँ ज़्यादा पाई गई है। वो कौन से कॉमन टेस्ट करवाने पड़ते हैं
ये जानकारी के लिए कि पेशेंट को NAFLD है। ओके, तो फैटी लिवर के निदान के लिए इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है कि उसका निदान करना, और दूसरे टेस्ट होते हैं कि किन दर्दियों को सिरोसिस या कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। तो पहले हम बात करते हैं कि NAFLD का निदान कैसे किया जाए। तो सिंपल दो टेस्ट है। एक है ब्लड टेस्ट, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट SGPT और SGOT, ये दो एंजाइम्स होते हैं ब्लड में जिसकी मात्रा बढ़ी हुई होती है। तो ये सिंपल लीवर फंक्शन टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि लीवर में सूजन है। और दूसरी चीज़ है सोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमें फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। पर इसके निदान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि लीवर के एंजाइम बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। सो NAFLD स्टैम्प करने के लिए हिस्ट्री में अल्कोहल की मात्रा लेस देन 4 ड्रिंक्स होना मेल में, तो अल्कोहल की ड्रिंक्स की मात्रा है वो कम होना या नहीं होना वो बेहद ज़रूरी है। दूसरे जो कारण हैं लीवर में चर्बी जमा होने के, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, वो चीज़ों को हमको एक्सक्लूड करना पड़ता है, मतलब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ये दर्दियों में। और दूसरे कॉमन कारण है कि कई लोगों में ड्रग्स होते हैं जिससे फैटी लीवर होता है, कई लोगों में ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है जिससे लीवर के एंजाइम बढ़ते हैं। तो ये सब जो दूसरे कारण है फैटी लीवर के, वो हमको एक्सक्लूड करना पड़ता है। अगर वो सब कारण नहीं है और पेशेंट के जो लीवर के टेस्ट है वो बढ़े हुए हैं और फैट में फैट डिपोजिशन है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो हम NAFLD का डायग्नोसिस क्लिनिकली और प्रिवेलेंस के हिसाब से कर सकते हैं। पर इसमें जो मेन टेस्ट है वो है लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी ऐसा टेस्ट है कि जिसमें हमको इसका कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये फैटी लीवर ही है, और जो दर्दियों में ये आगे बढ़ने की क्षमता रखता है सिरोसिस या कैंसर होने की, वो हमें लीवर बायोप्सी से पता चल सकता है। सो ये कॉमन टेस्ट है जो हम नॉर्मली करते हैं। दूसरा जो आपने बताया कि टेस्ट होते हैं कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा दर्दी है उसको सिरोसिस या कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, वो कौन से टेस्ट से पता चलता है। तो जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है उसमें हम एक फाइब्रोस्कैन करके टेस्ट करते हैं, जिसमें हमको लीवर का स्टिफनेस, मतलब लीवर कितना कड़क हुआ है फैट डिपोजिशन से, ये मालूम पड़ता है। और लीवर बायोप्सी है, ये जो दो टेस्ट है वो दो टेस्ट से हमको ये मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट्स को या ये दर्दी को आगे ये रोग में कैंसर होने की या सिरोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। हाँ सर, कोई आर देयर एनी स्टेजेस इस डिजीज़ में, और जल्दी ट्रांजिशन होने की संभावना है, क्या वो रिवर्स हो सकते हैं? ओके, सो जैसा मैंने बताया कि सिंपल फैटी लीवर है जिन दर्दियों में, जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स है, 80% पेशेंट्स में सिर्फ फैटी लीवर रहता है। सो फैटी लीवर एक बिनाइन डिसीज़ है, उसमें जनरली प्रोग्रेशन का हायर रिस्क नहीं है। पर जिन लोगों में नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है वो लोगों को प्रोग्रेशन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। सो ये जो मैंने टेस्ट बताए उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को नैश है कि नहीं। अगर पेशेंट को स्टीएटोहेपेटाइटिस है तो इन दर्दी में आगे डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये दर्दी में आगे बढ़ने की संभावनाएं या सिरोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा है। वो रिस्क फैक्टर में पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, मोटापा है, लिपिड का जो लेवल्स है, डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, लिपिड के लेवल एबनॉर्मल है, पेशेंट की एज ज़्यादा है, ये सब रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हमको लिवर बायोप्सी में भी पता चलता है कि ये पेशेंट आगे जाके सिरोसिस या कैंसर होने की रिस्क संभावना है वो ज़्यादा रहती है। हाँ सर, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, और टेस्ट क्या हम लोग को बोलता है कि पेशेंट का रिस्क इस प्रोग्रेशन सबसे ज़्यादा होने वाला है? कोई क्लिनिकल फीचर्स है इसे? हाँ, जहाँ तक क्लिनिकल फीचर की बात है तो नॉर्मली इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने बताया कि ये साइलेंट रहता है। आपको ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी करवानी चाहिए। जिन लोगों को रिस्क है, जैसे मैंने बताया, ओबेस पेशेंट्स है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स है, तो इन लोगों को संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन लोगों को जो लीवर फंक्शन टेस्ट है या लीवर बायोप्सी है, अल्ट्रासाउंड है, ये टेस्ट है वो इनिशियल टेस्ट करवाने चाहिए। अगर उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो उन लोगों को हिपेटोलॉजिस्ट से या कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि आगे इसमें फाइब्रोस्कैन या लीवर बायोप्सी
या कई बार हम उसमें MRI टेस्ट करते हैं, इलास्टोग्राफी बोलते हैं जिसे, देखने के लिए कि लीवर कितना कड़क हुआ है। तो ये जो टेस्ट है, फाइब्रोस्कैन है, MRI, इलास्टोग्राफी है या फिर लीवर बायोप्सी है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं, वो हम पेशेंट का रिस्क फैक्टर या कई ब्लड टेस्ट है जिससे निकाल के केस टू केस बेसिस पे हम उसका पेशेंट को मार्गदर्शन देते हैं कि हाँ ये पेशेंट में रिस्क ज़्यादा है तो आपको ये टेस्ट करवानी चाहिए। जी सर। सर आपके एक्सपीरियंस में कितने पेशेंट, मतलब अगर कहा जाए तो कितना परसेंटेज ऑफ पेशेंट एंड अप विद लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर? ओके, तो हम नेचुरल हिस्ट्री की बात करें अगर मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं कि जिसमें फैटी लीवर है, तो उसमें से करीबन लेस देन 20% पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस डेवलप होता है, और उसमें से 5 to 20% पेशेंट जो है वो नेक्स्ट 10 से 15 साल में उनको लीवर सिरोसिस होने की संभावनाएं रहती है। कई दर्दी में 5 से 7% लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें नैश के बाद सिरोसिस ना होने के बावजूद में भी डायरेक्टली लीवर कैंसर हो सकता है। सो कहा जाए तो ये लंबे टाइम का डिसीज़ है कि इसमें जो प्रोग्रेशन होता है वो स्लो होता है, इसमें 10 से 15 साल लगते हैं। पर जिन लोगों में मेटाबॉलिक फैक्टर्स जो ज़्यादा होते हैं उनमें कई बार प्रोग्रेशन रैपिड भी देखा गया है। जी सर, इसके इलाज क्या क्या है? ओके, सो जहाँ तक इलाज का सवाल है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ सिर्फ एक लीवर का डिसीज़ नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए उसमें, क्योंकि अगर हम देखें तो NAFLD में जो सबसे कॉमन कारण है मृत्यु का दर्दी का वो हार्ट के डिसीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो हार्ट के डिसीज़ है, और दूसरा जो मोस्ट कॉमन कारण मृत्यु का है वो कैंसर्स है, और तीसरा कारण लीवर का आता है। सो जिन लोगों को NAFLD होता है उनमें सिर्फ लीवर डायरेक्टेड थेरापी नहीं, हमको मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए, जिसमें हमको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ओपिनियन, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन का ओपिनियन, एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन, ये मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का सवाल है तब तक मेन चीज़ है ओबेसिटी। सो वी हैव टू कंट्रोल द ओबेसिटी बाय डाइट, एक्सरसाइज, फार्मेकोथेरापी मतलब मेडिसिन से इसको कंट्रोल में किया जाता है, और कई दर्दी में बेरियाट्रिक सर्जरी ऑप्शन होता है ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए है। दूसरा एक फैक्टर हमको कंट्रोल करना होता है वो है कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लिपिड के जो एबनॉर्मल लेवल्स है उनके लिए दवाइयाँ लेके उसको कंट्रोल में रखना। और तीसरा फैक्टर है पर से लीवर का थेरापी, कि लीवर में जो फैटी डिपोजिशन हुआ है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो अगर हम थेरापी की बात करें तो रिसेंटली 2 ड्रग्स नए अप्रूव हुए हैं इसकी थेरापी के लिए। प्रीवियसली विटामिन ई और पायोग्लिटाजोन करके जो मेडिकेशंस है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ के लिए, पर वो दवाइयाँ जिन लोगों को बायोप्सी होती है और उसमें प्रूवन नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है उनमें ही हेपेटोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन से अनुसार लेनी चाहिए। और 2 नई ड्रग और जो है सारोग्लिटाजोल और ओबेटिकोलिक एसिड, वो अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, इंडियन मार्केट में ओबेटिकोलिक एसिड, बट स्टिल वी रिक्वायर मोर डेटा। और ये जो दवाइयाँ है वो आप हिपेटोलॉजिस्ट के मार्गदर्शन से ले सकते हैं। सो बेसिकली जो मैंने बोला कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए, यू हैव टू कंट्रोल ओबेसिटी, यू हैव टू कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर एंड कंट्रोल द लिवर डिसीज एज अ होल। यस सर, यू आर टॉकिंग अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, तो आप क्या एडवाइस देते हो इसके बारे में? हाँ, सो बहुत सारे फैटी लीवर डिसीज़ के जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें डाइट का बहुत ही इश्यू रहता है, जो हम फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर द डाइटिशियन काउंसलिंग। सो डाइट पे मैं थोड़ा सा और भार देना चाहूँगा ये स्टेज पे कि हमारा जो डाइट बना होता है वो मेनली 3 तत्वों से बना होता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो NAFLD वाले दर्दी में पहली चीज़ है कि कैलोरी, जो हम कैलोरी ले रहे हैं उसको कट डाउन करके 500 to 1000 किलो कैलोरी पर डे, जितना कैलोरी कट डाउन एडवाइस है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ है कि फ़ैट, हम जितना भी खाते हैं उसका लेस देन 30% पोर्शन है वो फ़ैट होना चाहिए। और फैट में भी कौन से फ़ैट अच्छे और बैड है उसका कई लोगों में प्रॉब्लम रहता है कि कौन से फ़ैट लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से अच्छे माने गए हैं। अगर आप पूछे कि कौन से फूड में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं
तो सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये जो है कॉर्न ऑयल है, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बहुत अच्छे स्रोत माने गए हैं जो ज़्यादा मात्रा में लेने चाहिए। सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें हम डालडा घी है या ग्राउंड नट ऑयल बोलते हैं, तो उनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑयल में ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है या कॉर्न ऑयल है विच इज़ प्रीफर्ड, वो हमको प्रीफर करना चाहिए रादर देन डालडा घी है या ग्राउंड नट ऑयल है। दूसरी चीज़ है फ्राइड चीज़ें हैं, डीप फ्राइंग चीज़ें हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। फिजी ड्रिंक्स जो आते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। लेस फैट एंड लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए। और प्रोटीन जो है, जो पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स है, उसकी मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए। सो मेन जो है फैट कट डाउन, तो जो मैंने बताया कि वो ऑयल्स का पोर्शन है वो लेना चाहिए। जहाँ तक ग्रेन्स का सवाल है, एनी होल ग्रेन्स आर एडवाइजेबल, बट राइस का सवाल है तो ब्राइन राउस वो पॉलिश राइस से अच्छे माने गए हैं। सो ब्राउन राइस आर बेटर देन पॉलिश राइस। सो ये थोड़ी सारी डाइटिशियन एडवाइस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ओपीडी में कई पेशेंट्स में हम डिटेल में काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, तो डाइट काउंसलिंग इज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी और नेफल कंट्रोल करने में। दूसरा आपने बताया एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है वेट लॉस करने में और ओबेसिटी कंट्रोल करने में। सो गाइडलाइन के हिसाब से हमें 5 से 10% जो हमारा बॉडी वेट है उतना वेट रिडक्शन हमको बेनिफिट के लिए चाहिए। और गाइडलाइन के हिसाब से जो वेट लॉस है दैट शुड नॉट बी सडन, कि ऐसा नहीं कि मैं 5 kg या 10 kg 1 या 2 महीने में कम करें। वेट लॉस शुड बी ग्रेजुअल 5 to 10% ओवर 6 months। 6 महीने में धीरे धीरे आपको वज़न घटाना है। वज़न घटाने के लिए जो एक्सरसाइज है उसमें मेन एक्सरसाइज जो रिकमेंड की गई है वो है 30 मिनट्स की एक्सरसाइज। डेली आप कर रहे हैं 5 दिन के लिए वीक में, सो दैट इज़ सफिशिएंट। मतलब 150 मिनट्स एक्सरसाइज पर वीक, ये अच्छा माना गया है। मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, डबल्स में टेनिस खेल रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। तो ये जो मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज है वो हर वीक में 150 मिनट जितनी रिकमेंड की गई है। अगर आप विगरस एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसा कि स्विमिंग है, साइकिलिंग फास्ट स्पीड पे कर रहे हो, सो दिस आर विगरस एक्सरसाइजेस, तो वो आप 75 मिनट्स पर वीक कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के जो एक्सरसाइज है, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज वो 30 मिनट्स पर डे 5 दिन आप वीक में कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रेनस या विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो 75 मिनट्स पर वीक इज़ सफिशिएंट। आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। यस सर, जैसे आपने बोला है डाइट, एक्सरसाइज, उसके सिवा अगर हम लोग रोल ऑफ एंडोस्कोपी या सर्जरी के बारे में बात करते हैं इन पेशेंट के लिए, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, तो रिसेंटली बेरियाट्रिक सर्जरी एंड एंडोस्कोपी फॉर ओबेसिटी ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। पर जहाँ तक NAFLD का सवाल है, अगर हम ओबेसिटी की ट्रीटमेंट की बात करें तो बेरियाट्रिक सर्जरी जिसके स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं कि जिन लोगों में BMI मोर देन 40 होता है और BMI मोर देन 35 होता है विथ उनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ होता है, उन लोगों में नॉर्मली हम बेरियाट्रिक सर्जरी की एडवाइस देते हैं। पर जिन लोगों में पर से फैटी लीवर रहता है उन लोगों के लिए हम बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं। सो अगर पेशेंट को ओबेसिटी है और पेशेंट को फैटी लीवर है और अगर वो पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए ओबेसिटी के हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो पेशेंट को सर्जरी करवानी चाहिए। बट NAFLD में पेशेंट को सिरोसिस नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साथ में अगर पेशेंट को सिरोसिस हुआ है तो वो पेशेंट को बेरियाट्रिक सर्जरी हम एडवाइस नहीं करते हैं। एंडोस्कोपी का सवाल है तो पर से एंडोस्कोपी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए जिन लोगों को सर्जरी फिजिबल नहीं है या नहीं कराना चाहते हैं और जिन लोगों का वेट डाइट, एक्सरसाइज और ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये बीच का स्टेप है सर्जरी और डाइट और फार्माकोथेरेपी के बीच का। बट इंडिया में एंडोस्कोपिक ओबेसिटी के जो है वो लर्निंग फेज़ में है अभी और ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। सो एट दिस फेज़ एंडोस्कोपिक थेरापी एंड बेरियाट्रिक सर्जरी फैटी लीवर डिसीज़ के पर से ट्रीटमेंट के लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं।
जी हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन में एक ही मैं सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन? कोई और प्रिवेंशन के लिए कोई स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं? तो जैसे हमारी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन इसमें बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक बार आपको सिरोसिस हो गया या लीवर का कैंसर हो गया तो उसके बाद में उसका क्योर करना या क्योर में जो स्टेप्स है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो बहुत ही लिमिट है। सो यस, जैसा आपने पूछा कि प्रिवेंशन वो इसमें बेस्ट है, पर क्या प्रिवेंशन करना चाहिए हमें और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सो प्रिवेंशन है वो चाइल्डहुड से ही चालू होता है। ऐसा नहीं है कि आप एडल्टहुड में 45 ईयर्स में या 50 ईयर्स में आप हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं और आपको पता चला कि ये फैटी लीवर है। अगर चाइल्डहुड में आपको ओबेसिटी है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ऐसे जो सिम्टम्स है, ओबेसिटी, हेल्थ, फैमिली हिस्ट्री है जिनको डायबिटीज़ की या ओबेसिटी है, सो चाइल्डहुड से ही प्रिवेंशन के जो स्टेप्स है कि डाइट कंट्रोल में रखना, फिज़ी ड्रिंक्स है, जंक फूड्स है उसको अवॉइड करना, फैट की मात्रा है वो कंट्रोल करना। सो अगर आपका वेट और एक्सरसाइज है वो आप बचपन से ही कंट्रोल में रखोगे तो ये डिसीज़ होने के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। सो डाइट एंड एक्सरसाइज इवन इन लीन पेशेंट्स, जैसे हमने बात किया कि सब पेशेंट्स ओबेस नहीं होते हैं, तो जो लीन पेशेंट्स होते हैं उसमें भी डाइट और एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ये डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। यस, थैंक यू सर। और जैसे कि हम लोग जानते हैं दैट टुडे इज़ द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, तो आप उसके बाद में अपने ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, सो ऑन दिस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, जैसा कि हमने नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ जो एक इमर्जिंग एपिडेमिक है इंडिया में, उसके लिए बात की, उसके लक्षण क्या होते हैं, कितना कॉमन है, कौन से दर्दी को टेस्ट करवाने चाहिए, कौन से टेस्ट से उसका डिटेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और उसके प्रिवेंशन क्या है। सो एट द एंड मेरा मैसेज यही है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी कीजिए, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स है वो आपके डाइट में ज़्यादा लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, फैटी चीज़ें हैं उसको ओवरऑल अवॉइड कीजिए। सो दिस इज़ माय मैसेज, डू रेगुलर एक्सरसाइज, टेक प्रॉपर फूड एज पर सजेशंस, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। थैंक यू वेरी मच सुजन। Thank you sir, thank you for telling us so much about non-alcoholic fatty liver disease, and there are so many early warning signs and so many steps that we can take to change our lifestyles and be happy. Yes. All our consultants are available in the OPD. It's safe and secure in our OPD, and you can also book your appointments for the same. Yes, I want to give the message. Yes, in Corona, many of the patients are afraid of that Corona. So our OPD, non-COVID OPD are almost open now. We are taking almost all the precautions, and stay home, stay healthy. Thank you.